सिंगल फेज होइस्ट वर्किंग कैसे करता है यह जानने से पहले आपको सिंगल फेज की मोटर कैसे काम करती है यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। सिंगल फेज मोटर को 3 वायर रहती है, रेड, ब्लू और ब्लैक। तो हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों का रेजिस्टेंस चेक करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेड और ब्लू का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा रेड और ब्लू का रेजिस्टेंस 155 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लू और ब्लैक का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस 145 आ रहा है। उसके बाद हम रेड और ब्लैक का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, रेड और ब्लैक का रेजिस्टेंस 141 आ रहा है। हमारा रेड और ब्लू का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी 155 रेजिस्टेंस हमारा रेड और ब्लू का आ रहा है। तो उसके अपोजिट वाला जो वायर है यानी ब्लैक वायर, वो हमारा कॉमन का वायर रहता है। उसके बाद जो हमारा रेड और ब्लू वायर है, ये रनिंग वायर है और स्टार्टिंग वायर है। तो सिंगल फेज मोटर में जब हमने रेजिस्टेंस को चेक किया तो हमें पता चला कि कौन सा स्टार्टिंग का वायर है, कौन सा रनिंग का वायर है और कौन सा कॉमन का वायर है। तो जो हमारा कॉमन का वायर है उसको हम कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करते, तो हम कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग वायर को कनेक्ट करते। तो हम इसका वायरिंग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन बोर्ड लेते हैं, उसको हम सिंगल फेज कनेक्शन करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन बोर्ड से अर्थ को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम मोटर के टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन बोर्ड से न्यूट्रल लेते हैं और हॉइस्ट के मोटर के कॉमन टर्मिनल यानी ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन बोर्ड से एक वायर को यानी रेड वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम एक्स्ट्रा टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे हॉइस्ट को कंट्रोल करने के लिए चाहिए पेंडेंट। तो हम क्या करेंगे, पेंडेंट को थोड़ा हॉइस्ट से दूर रखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक केबल एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 कोर का एक केबल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक्सटेंशन बोर्ड से जो फेज लिया है उसको एक वाइट वायर का केबल कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारी 4 कोर केबल की होगी, जो पेंडेंट को जाने वाली है। और उसकी दूसरी साइड हम क्या करेंगे, इमरजेंसी स्विच के एनसी टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इमरजेंसी स्विच के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम क्या करेंगे, जो हमारा 6 वे सिलेक्टर स्विच है उसके कॉमन टर्मिनल यानी बीच वाले टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग वायर और रनिंग वायर है उसको हम कैपेसिटर को डायरेक्टली कनेक्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, जो मोटर के टर्मिनल से जो 2 वायर आए हैं यानी ब्लू वायर और रेड वायर, उस 2 वायर को हम डायरेक्टली कैपेसिटर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मोटर के टर्मिनल से जो रेड वायर आई है उस रेड वायर को हम 4 कोर केबल की रेड वायर को कनेक्ट कर देते हैं। 4 कोर केबल की दूसरी साइड रेड वायर को हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोटर के टर्मिनल की जो ब्लू वायर है उस ब्लू वायर को हम 4 कोर केबल की ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और 4 कोर केबल की दूसरी साइड ब्लैक वायर को हम डायरेक्टली कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारा मोटर का रेड वायर है वो हमारा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए घूमने के लिए, और जो हमारा ब्लू वायर है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एक लिमिट स्विच का इंटरलॉक करने वाले। जैसे कि हॉइस्ट की चेन ऊपर आ गई तो उसके बाद वो हॉइस्ट बंद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिमिट स्विच का कनेक्शन कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोटर के रेड वायर को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर की दूसरी साइड हम लिमिट स्विच के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिमिट स्विच के एनसी एलिमेंट को हम क्या करेंगे, 4 कोर की यानी पेंडेंट केबल की ब्लू वायर को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। 4 कोर केबल की दूसरी साइड ब्लू केबल को हम क्या करेंगे, जो हमारा 6 वे सिलेक्टर स्विच है उसके दूसरे साइड येनो एलिमेंट को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। यानी हम क्या करेंगे, लिमिट स्विच से घुमा के ब्लू वायर को अप सिलेक्टर स्विच के येनो एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टार्टिंग वायर है यानी हमारा ब्लैक केबल है, उस ब्लैक केबल को हम सिलेक्टर स्विच के डाउन येनो एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब अब तक हमने क्या किया कि जो हमारा फेज है उस फेज को हमने एनसी एलिमेंट से घुमा के सिलेक्टर स्विच के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारा अप लेने का सिलेक्टर स्विच है उसको हमने लिमिट स्विच से घुमा के अप के येनो एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा जो डाउन सिलेक्टर स्विच का येनो एलिमेंट है उसको हमने डायरेक्टली मोटर के स्टार्टिंग वायर से लेके डायरेक्टली सिलेक्टर स्विच के येनो एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया। और हमने स्टार्टिंग और रनिंग वायर को कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है और कॉमन टर्मिनल को डायरेक्टली न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया है। तो हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। जैसे हम डाउन सिलेक्टर स्विच को प्रेस करते हैं तो हमारा जो हॉइस्ट की चेन है वो नीचे आ चली जाएगी, यानी हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चालू होगी। जैसे हम अप सिलेक्टर स्विच को प्रेस करते हैं तो हमारा हॉइस्ट अप डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी हमारी मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चालू होगी।
लेकिन जैसे हमारा लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो हमारे मोटर को फेज नहीं मिलेगी, जिससे हमारी मोटर उसी जगह पे स्टॉप होगी। उसके बाद जब हम डाउन सिलेक्टर स्विच को प्रेस करते हैं तो हमारी होइस्ट की चेन नीचे आ जाएगी। जैसे हम अप सिलेक्टर स्विच को प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर अप डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन जैसे हम अप या डाउन डायरेक्शन में जाते टाइम इमरजेंसी स्विच को प्रेस करते हैं तो कॉमन टर्मिनल यानी सिलेक्टर स्विच के कॉमन टर्मिनल को हमें फेज नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा, हमारे अप या डाउन डायरेक्शन के मोटर के टर्मिनल को फेज नहीं मिलेगी, जिससे हमारी मोटर उसी जगह पे स्टॉप होगी। अब हम इसका करंट फ्लो कैसे होता है और इसका वर्किंग कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे हम सिलेक्टर स्विच को डाउन डायरेक्शन में करते हैं तो करंट कैसे फ्लो होता है वो देख लीजिए। उसके बाद जैसे हम अप डायरेक्शन को प्रेस करके तो करंट कैसे फ्लो होता है वो देख लीजिए। मतलब जो हमारा सप्लाई डायरेक्टली मोटर को जाएगा तो उससे डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर हमारे कैपेसिटर से घूम के जाएगा तो हमारी डायरेक्शन चेंज होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।